दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू लर्न विद कुणाल। आज डिस्कस करेंगे हमारे 6 चैप्टर द्वितीय क्रियाओं के थर्ड टॉपिक विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले हमने विनिर्माण उद्योग के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली, विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लिया, ये सब हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में। जिसने भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा वो देख ले, ताकि ये इसका कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं कि इनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो इनका वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में। अब ये 4 भाग कौन से हैं? तो ये हैं आकार के आधार पर, दूसरे कच्चे माल पर आधारित और उत्पाद पर आधारित और स्वामित्व पर आधारित। यानी ये इन चारों भागों के अनुसार ही किसी उद्योग की स्थापना की जाती है या फिर इसके आधार पर ही उसको संचालित किया जाता है। अब सर्वप्रथम हम बात करेंगे आकार पर आधारित उद्योग के बारे में। तो सर्वप्रथम आता है आकार पर आधारित उद्योग। किसी उद्योग का आकार, किसी उद्योग की अगर आकार के बारे में जानना है तो उसमें क्या देखना पड़ेगा? उसमें निवेशित पूंजी और कार्यरत श्रमिकों की संख्या तथा उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी यदि हमें किसी उद्योग का आकार प्राप्त करना है तो हम क्या देखेंगे? तो उसमें निवेशित पूंजी यानी कितनी पूंजी निवेश की है, इसके बाद वहां पर कितने कारीगर या फिर श्रमिक कार्य कर रहे हैं, और थर्ड है उत्पादन की मात्रा, यानी कितना वो फैक्ट्री या कारखाना जो है या उद्योग है वो कितना उत्पादन कर रही है, उस पर ही उसका जो आकार है वो निर्धारित होता है। इसके अनुसार उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी आकार के आधार पर छोटे बड़े इन पैमाने पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला उद्योग है कुटीर उद्योग। पहला उद्योग है कुटीर उद्योग। इसके पश्चात सेकंड है छोटे पैमाने वाले उद्योग, जो छोटे पैमाने पे किए जाते हैं वो उद्योग, और थर्ड आता है बड़े पैमाने के उद्योग। अब आकार पर आधारित उद्योग में 3 भाग हैं, तो इन हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम लिखेंगे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग हमने इससे भी पहले 9th-10th में पढ़ा है। कुटीर उद्योग के बारे में ज्यादातर टॉपिक्स आते थे। फर्स्ट है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग के बारे में हम कुछ उसके पॉइंट्स बना देंगे ताकि इसको हम आसानी से समझ ले। तो इसका हम पॉइंट्स बना देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग निर्माण की कौन सी इकाई है? छोटी इकाई है। कुटीर उद्योग क्या है? छोटी इकाई है। यानी इस पर छोटे पैमाने, बहुत छोटे पैमाने के उद्योग से भी छोटी इकाई कौन सी है? कुटीर उद्योग। इस उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात इसकी क्या विशेषता है? तो साधारण औजारों का प्रयोग कर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं। जो शिल्पकार होते हैं वो क्या करते हैं? साधारण औजारों का प्रयोग करते हैं। साधारण औजारों का प्रयोग व परिवार के साथ मिलकर कौन सी वस्तु बनाते हैं? दैनिक जीवन की वस्तुएं बनाते हैं। अगर एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आए कि दैनिक जीवन की वस्तुएं किस उद्योग में बनाई जाती है, ज्यादातर तो कुटीर उद्योग में बनाई जाती है दैनिक जीवन की वस्तुएं बनाते हैं। इसके पश्चात दैनिक जीवन की वस्तुओं में कौन कौन सी चीजें हैं? तो हम देखें कपड़ा, चटाइयां, औजार, बर्तन, जूते, मिट्टी के बर्तन, और खास तौर पर हम देखें तो बांस या फिर कह सकते हैं घास के टोकरियां। तो हम यहाँ पे देखेंगे वस्तुएं कौन कौन सी है? तो मिट्टी के बर्तन, सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरियां, जूते, चटाइयां,
ये सभी कुछ कुटीर उद्योग में आते हैं। इसके अलावा बर्तन हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं, बर्तन, औजार आदि। इन सभी के ये सभी वस्तुएं कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित की जाती है या फिर बनाई जाती है। इसके पश्चात सेकंड नंबर पर आता है हमारे छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग। अब इन उद्योगों में किस प्रकार प्रक्रिया चलती है? तो इनमें स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग भी होता है। इसमें भी क्या होता है? स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है। इसमें भी कुटीर उद्योग में भी स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग ही हो रहा था। इसके पश्चात देखें तो इन उद्योग से सख्ती से चलने वाली छोटी छोटी मशीनें होती है। कौन सी मशीन होती है? तो सख्ती से चलने वाली या फिर ऊर्जा से चलने वाली छोटी छोटी मशीनें होती है। मशीनों का प्रयोग किया जाता है। आप हम प्रयोग भी लिख सकते हैं। इसके पश्चात इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें अर्ध कुशल श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है। जो अर्ध कुशल यानी थोड़े तो उसके बारे में जानकार है परंतु पूरी तरह से संपूर्ण तरीके से उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करते या फिर उनको पूरा बनाने नहीं आता, कोई वस्तु बनाने उत्पादित करने के लिए पूरा ज्ञान नहीं है, तो उसे अर्ध कुशल श्रमिक कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे अर्ध कुशल अर्धकुशल श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है। द्वारा कार्य। इसके पश्चात इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें कम मात्रा में पूंजी निवेश करना पड़ता है और ये विकासशील देशों का आधार होता है। इसमें कम पूंजी निवेश व विकासशील देशों के विकास का आधार। अब विकासशील देशों के उदाहरण कौन कौन से हो गए? तो भारत, चीन, इंडोनेशिया व ब्राजील, ये सभी जो है वो है विकासशील देशों के उदाहरण। अब इन विकासशील देशों में ये आधार क्यों माना गया है? क्योंकि ये जो छोटे छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उसमें अर्ध कुशल श्रमिक काम करते हैं और जो विकासशील देशों में श्रमिकों को रोजगार कम मिलता है यानी वहां पर रोजगार के अवसर कम मिलते हैं, तो यहाँ पे जो ये छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने से क्या होता है? रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। रोजगार के अवसर बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है? देश की इकोनॉमी तो बूस्ट होगी, उसके साथ साथ क्या होगा? लोगों का भी भरण पोषण होगा, वह भी अच्छी तरह से कमाई कर सकेंगे। यह हो गया सेकंड। अब हम थर्ड के बारे में बात करेंगे, बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने पर चलाए जाने वाले उद्योग कौन कौन से? इनके बारे में छोटे हमने कुटीर उद्योग देख लिया, छोटे पैमाने के उद्योग दे दिया, अब है बड़े पैमाने के उद्योग। इनका विकास पिछले 200 वर्ष में हुआ है। इनका विकास कब हुआ है? विकास पिछले 200 वर्षों में, पिछले 200 वर्षों में ही इनका विकास हुआ है। इसके पश्चात देखें तो पहले ये उद्योग सिर्फ ब्रिटेन और यूएसए के पूर्वी भाग में ही थे, परंतु अभी वर्तमान में हम देखें तो संपूर्ण विश्व में इसका विस्तार हो गया है। पहले ये उद्योग कहां पे थे? ब्रिटेन, यूएसए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में ही थे, परंतु वर्तमान में ये संपूर्ण विश्व में विस्तारित हो गया। अभी वर्तमान में हम देखें तो पूरे विश्व में ये सभी उद्योग हमको जगह जगह पर मिल जाएंगे, विस्तारित हो गए। क्योंकि ये 200 वर्ष पहले ही स्थापित हुए तो इसका फैला विस्तार करना बहुत ही कठिन था, इतना जल्दी विस्तार नहीं हो पा रहा था।
और सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन और यूएसए में, और अभी धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रचार बढ़ रहा है। इसके पश्चात इसमें क्या क्या आवश्यकता है, यानी इस उद्योग को स्थापना करने के लिए जो जो आवश्यकता है, जैसे कि हमने देखा था छोटे पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग में क्या स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता था, कम पूंजी निवेश होता था, अर्धकुशल श्रमिक होते थे। इसी प्रकार इसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो इसमें हम लिख देते हैं आवश्यकता या फिर विशेषता। आवश्यकता है, अभी आवश्यकता कौन कौन सी है? तो पहली है स्थापना के लिए विशाल बाजार, यानी इसके स्थापना के लिए विशाल जगह या फिर बाजार, यानी जहां पर स्थापना करनी है वह जगह है। इसके बाद इसकी आवश्यकता में क्या होता है? इसके पश्चात आता है इसमें शक्ति के साधन। शक्ति के साधन में क्या क्या हो सकते हैं? तो कोयले, खनिज तेल, ये सब हमने पढ़ा था। इसके पश्चात पवन ऊर्जा भी हो सकती है, क्योंकि अभी वर्तमान में हम देखें तो प्रदूषण को देखते हुए अभी विद्युत को बचाने के लिए क्या करते हैं? सौर ऊर्जा का प्रयोग भी करते हैं। ये शक्ति के साधन होगा। इसके पश्चात कुशल श्रमिक, उसमें अर्धकुशल श्रमिक काम नहीं कर सकते। जो कुशल श्रमिक संपूर्ण रूप से उसमें ज्ञानी होंगे वही श्रमिक कार्य करेंगे। इसके बाद चौथा है विकसित प्रौद्योगिकी, यानी विकसित प्रौद्योगिकी या फिर यांत्रिकरण प्रणाली, जिसके माध्यम से सभी कार्य स्वचालित रूप से मशीनों द्वारा भी किए जा सके। विकसित प्रौद्योगिकी। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर अधिक उत्पादन। यानी इन उद्योगों, बड़े पैमाने के उद्योग है तो उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होगा। इसके पश्चात अधिक पूंजी निवेश, छोटे पैमाने के उद्योग में कम पूंजी निवेश और बड़े पैमाने के उद्योग में ज्यादा पूंजी निवेश। ये कुछ आवश्यकताएं इसमें जरूरी है जिसके माध्यम से ही यह उद्योग जो है वो स्थापित किए जा सकते हैं। अब ये जो उद्योग है ये विकसित देशों के विकास के आधार हैं। जो छोटे पैमाने के उद्योग है वो विकासशील देशों के लिए हैं, तो ये जो उद्योग है विकसित देशों के विकास के आधार है। विकसित देशों के विकास का आधार। अब इन उद्योगों में क्या ये उत्पादित तो हो गया, लेकिन इससे क्या होता है? विकसित देश जो होते हैं वो विकासशील देशों में इसकी सप्लाई शुरू कर देते हैं, जिसके कारण इनको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। विश्व के प्रमुख प्रौद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यानी ये जो बड़े पैमाने के उद्योग है इनके औद्योगिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? औद्योगिक क्षेत्रों को दो भागों। अब ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है परंपरागत वृहद उद्योग। परंपरागत वृहद उद्योग का समूह जो है वो किसके लिए है? विकसित देशों के लिए या फिर अधिक विकसित देशों के लिए, क्योंकि शुरू से ही इनमें इन उद्योगों का विकास हो गया है। इसके पश्चात धीरे धीरे, जैसे कि ब्रिटेन में हुआ, तो ब्रिटेन क्या था? विकसित देश। इसके पश्चात हम यूएसए क्या था? विकसित देश। तो उससे परंपरागत समय से ही 200 वर्ष पहले से ही वहां पर यह स्थापित होने लग गए थे। इसके पश्चात हम देखें तो वर्तमान में क्या होता है? उच्च प्रौद्योगिकी वाले। अब विकासशील देशों में आए तो इनको उच्च प्रौद्योगिकी वालों में स्थापित करना शुरू कर दिया। उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र ये किसके लिए हैं? कम विकसित देशों, विकासशील देश में कह सकते हैं हम, कम विकसित देश वाले होते हैं, जो थोड़े कम विकसित देश में आते हैं। अब ये हो गया हमारे बड़े पैमाने के उद्योग। इसके बाद आकार पर आधारित उद्योग का टॉपिक हो गया कंप्लीट। 3 चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आता है सेकंड, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, यानी कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से उनके बारे में हम देख लेते हैं। सेकंड है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। आपकी जो पुस्तक है उसमें ये जो सब टॉपिक दिए गए वो लाइन वाइज नहीं दिए गए, ताकि कोई बच्चा इसको तुरंत समझ नहीं सकता। उसको अगर रिलेटेड करे तो ही उसको समझ सकता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। फिर कौन सा क्षेत्र किस में आ रहा है,
कौन से प्रभावित करने वाले कारक है, कौन सी विशेषता है, इनके बारे में हमको सही ध्यान से पढ़ना होगा, तभी हम ये सभी चीजें समझ पाएंगे। अब कच्चे माल पर आधारित उद्योग जो है उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है कृषि आधारित, दूसरा है खनिज आधारित, तीसरा है रसायन आधारित, चौथा है वन आधारित और पांचवा है पशु आधारित। ये 5 भाग है। इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, इस वर्ग के उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कृषि से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग किस में करते हैं? कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसके पश्चात हम देखें तो कृषि उद्योग जो है ये कौन कौन से हैं? तो भोजन तैयार करने वाले उद्योग, इसके बाद शक्कर उद्योग, अचार फलों के रसों वाले उद्योग, पेय पदार्थ और मसाले और तेल व वस्त्र वाले उद्योग। इसमें क्या कौन से उद्योग हो सकते हैं? तो भोजन तैयार यानी भोजन प्रसंस्करण, शक्कर, पेय पदार्थ, रबर, इसके पश्चात हो सकते हैं आचार, और भी कई हो सकते हैं जैसे तेल एवं वस्त्र उद्योग। ये सभी उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। क्यों? क्योंकि भोजन में हम देखें तो भोजन कहां से प्राप्त होगा? अनाज कहां से उत्पत्ति होगा? जमीन से। शक्कर यानी गुड़ गन्ने से। इसके पश्चात पेय पदार्थों के लिए भी जाता है, रबड़ के लिए भी जाता है, रबड़ और आचार के लिए जैसे कि आम वाम है, कोई गाजर वाजर है, ये भी। तेल कच्ची घानी तेल, सोयाबीन का तेल, ये सभी आता है। और वस्त्र में कपास से तंतु बनकर फिर वस्त्र बनाया जाता है। यानी ये सभी इनका कच्चा माल कौन सा होता है? कृषि आधारित होता है। और कृषि से तैयार खाद्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो खाद्य हम लिखते हैं क्रीम या मलाई का उत्पादन, क्रीम या मलाई का उत्पादन। इसके पश्चात है डिब्बा खाद्य, यानी डब्बे में पैक होकर जो ये खाद्य यानी खाने वाली वस्तु आती है वो। इसके बाद फलों के खाद्य तैयार करना, फलों से, जैसे कि फलों के रस भी हम देखते हैं तो अभी वर्तमान में वो डब्बियों में पैक होके आते हैं, जिसको कहीं पर भी कैसे भी पिया जा सकता है। इसके पश्चात मिठाइयाँ भी खाद्य पदार्थों में आती है। तो ये सभी हो गए कृषि आधारित जो उत्पादन पदार्थ है, उद्योग है, इनके बारे में देख लिया। खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए विद्या प्राचीन समय से चली आ रही है। जैसे कि खाद्य सामग्री है, इनको सुरक्षित भी रखना पड़ेगा। यदि ज्यादा समय तक रहेगी तो ये ज्यादा संरक्षित नहीं रह पाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। तो इनको संरक्षित रखने के लिए जो विद्या है वो प्राचीन समय से चलती आ रही है। संरक्षित रखने के लिए प्राचीन विद्या, प्राचीन समय से विद्या चलती आ रही है, जिसमें हम देखें तो उनको सुखाकर, उनका संधान कर, फिर उनको तेल या अचार के रूप में तेल और सिरका डालकर उनको संरक्षित किया जा सकता है। पहले क्या करते हैं? सुखाते हैं, सुखाकर क्या करते हैं? संधान करते हैं, फिर क्या करते हैं? उसको अचार के रूप में, अचार के रूप में तेल व सिरका में डालते हैं, जिससे ये जो चीजें होती है वो संरक्षित हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसके पश्चात कृषि व्यापार या कृषि कारखानों के बारे में। यह आपकी पुस्तक में कोष्टक में दिया गया है, पर आपके पुस्तक में जितने भी चीजें कोष्टक में दी गई हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो भी कोष्टक में दी गई है ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इनमें से पूछे जाते हैं, क्योंकि इन पर बच्चे ध्यान नहीं देते और उसके कारण वो एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम इसके बारे में भी देख लेते हैं।
कृषि व्यापार या फिर कृषि कारखाने। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। कृषि व्यापार क्या है? व्यापारिक कृषि जो किस पर की जाती है? औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। किस पर की जाती है? औद्योगिक पैमाने पर। औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसके पश्चात हम देखें तो इसका वित्त पोषण प्राय वह व्यापार करता है जिसमें मुख्य रुचि कृषि में के बाहर होती है। इसका वित्त पोषण कौन करता है? वित्त पोषण वह उद्योग करता है जिसकी रुचि जो होती है वो किसमें होती है? कृषि के बाहर होती है। अब ये कृषि व्यापार किस प्रकार किया जाता है? तो इसमें बड़े आकार कृषि व्यापार फार्म हमने पढ़ा था किस प्रकार फार्म तैयार करके कृषि की जाती है, और उसको ट्रक फार्म भी कहते थे क्योंकि रात से सामान निकलता और सुबह में मंडियों में पहुंचता है, इसलिए उसको ट्रक फार्म भी कहते थे। तो उससे ये बड़ी चीजें हैं। कृषि व्यापार फार्म से बड़े, कृषि व्यापार फार्म से बड़े जो होते हैं वो ये बड़े होते हैं, यानी आकार में बड़े। ये कृषि व्यापार फार्म में आकार से बड़े होते हैं। इसके बाद ये यंत्रीकृत होते हैं, यानी इनमें यंत्रों का प्रयोग होता है। इसके बाद यह रसायनों पर भी निर्भर रहते हैं। रसायनों पर निर्भर, क्योंकि हम देखें तो अभी कृषि की जाती है, जैसे कि सब्जियां बोई जाती है उनमें भी रसायनों का प्रयोग किया जाता है। उसमें जैसे कि गोभी पे सफेदी के लिए भी एक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार कई सारी वस्तुएं जिनमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है और अच्छी संरचना वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? अच्छी संरचना वाले। इनकी ये कुछ विशेषता है। ये किससे बड़े होते हैं? कृषि व्यापार फर्म से बड़े और रसायनों पर आधारित यंत्रीकृत और अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? कृषि कारखाने भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कृषि कारखाने भी कहा जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित कच्चे माल के उद्योग। इसके पश्चात आता है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित, कच्चा माल खनिज पर आधारित। इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। खनिजों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग। इसके पश्चात इसकी क्या विशेषता है? तो इसमें कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। कुछ उद्योग लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? धात्विक खनिजों का प्रयोग करते हैं। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? तो इसमें लौह इस्पात उद्योग एक इसका उदाहरण हो सकता है, जिसमें लौह अंश वाले धात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। इसके बाद कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें अलौह धात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। में अलौह धात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। अब ये कौन से हो सकते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं हम एल्यूमिनियम उद्योग, और इसमें हो सकता है तांबा उद्योग, ये सभी इसमें आ सकते हैं। ये हो गए दो प्रकार के इसके लौह अंश वाले धात्विक खनिज और अलौह धात्विक खनिज।
और इसके पश्चात सीमेंट और मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। यानी ये जो हो गए धात्विक खनिज कितने प्रकार के, दो प्रकार के, लौह अंश वाले और अलौह अंश वाले। तो लौह अंश में लौह इस्पात उद्योग, अलौह धात्विक अंश में एल्यूमिनियम और तांबा उद्योग। इसके पश्चात हम एक और आता है अधात्विक पदार्थ यानी अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिजों का प्रयोग किसमें होता है, अधात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज में क्या होता है, हम देखते हैं सोप स्टोन निकलता है। सोप स्टोन राजस्थान के उदयपुर की तरफ ज्यादा, मेवाड़ के क्षेत्र में ज्यादा निकलता है। तो वहां पर जो सोप स्टोन निकलता है वो क्या है, अधात्विक खनिज है। तो उसका प्रयोग क्या होता है, टाइलें बनाने में, बर्तन बनाने में, मिट्टी के बर्तन, चीनी के बर्तन बनाने में। इसके पश्चात भी कुछ बहुत कुछ चीजें निकलती है, जैसे कि सीमेंट बनाने में भी अधात्विक खनिजों का प्रयोग किया है, जो जमीन से ही निकाले जाते हैं। तो यह हो गया खनिज आधारित उद्योग। अब थर्ड आता है इसमें रसायन आधारित उद्योग। थर्ड है रसायन आधारित उद्योग। इस वर्ग के उद्योग कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रसायनों का प्रयोग करते हैं। इन उद्योगों में इन वर्ग के उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रकृति में पाए जाने वाले रसायनों का प्रयोग करते हैं। ये सभी जो उद्योग है इनका अनुमान अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए कि कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, तो इनके बारे में हम एक दो लाइन तो ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे कि कृषि आधारित उद्योग है तो उसको कृषि से प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग होगा, खनिज आधारित तो खनिज का प्रयोग होगा, और रसायन आधारित है तो इससे प्रकृति से प्राप्त रसायनों का प्रयोग होगा। ये इतना हम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें कोई इतने घबराने की बात नहीं है, आराम से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इतने कठिन क्वेश्चंस भी नहीं है। इसमें कौन कौन से उद्योग है, तो इसमें उद्योग आते हैं पेट्रोल रसायन उद्योग, इसके पश्चात गंधक उद्योग भी इसमें ही आता है। इसके पश्चात है इसमें पोटास कृत्रिम रेशा नायलॉन जैसे रेशा उद्योगों भी इसमें ही आते हैं। इसके पश्चात भी कई उद्योग हो सकते हैं, जैसे कि नमक उद्योग भी इसमें ही आता है। ये सभी कुछ इसके उदाहरण हो गए इन उद्योगों के। बस ये रसायन का टॉपिक हो गया। इसके पश्चात हम देखते हैं वनों पर आधारित उद्योग। ये हम फटाफट क्लियर करते जाएंगे क्योंकि इनमें हमारे विस्तार से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इतना ज्यादा बताया नहीं गया है, तो इसलिए हम इनको फटाफट क्लियर कर रहे हैं। वनों पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित कौन कौन से है, तो वनों से प्राप्त कई मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है। वनों से प्राप्त मुख्य एवं गौण उपज कच्चे माल में के रूप में प्रयोग होती है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है, जिसके माध्यम से इनका उत्पादन होता है। अब हम देखें वनों से बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, जैसे कि फर्नीचर हेतु लकड़ी, बांस और घास के और लाख के लिए लाख, इसके पश्चात रबर, ये सभी चीजें, और जैसे पेड़ों की छाल है उनसे भी, कागज उद्योग में भी वनों का बहुत ही योगदान रहता है। तो इसमें हम लिखेंगे फर्नीचर के लिए लकड़ी, इसके पश्चात कागज उद्योग के लिए क्या चाहिए, पेड़, और भी कई सारी चीजें। रबड़ उद्योग के लिए, रबड़ उद्योग में छाल की पेड़ों का प्रयोग होता है। इसके पश्चात क्या हो सकता है, लाख का प्रयोग, लाख उद्योग होता है, उसमें
लाख भी वनों से ही प्राप्त है, यानी ये सभी चीजें वनों से ही प्राप्त होती है। और इसके अलावा हमने देखा था इससे पहले वाले लेसन में कि वनों में कौन कौन सी चीजें, तो छाल से भी, फल से भी, ये सभी चीजें प्राप्त है जिनके माध्यम से ये उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इसके पश्चात आता है पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग में क्या आता है, तो हम देखते हैं चमड़ा और ऊन पशुओं से प्राप्त कच्चा माल है। इसमें मुख्य रूप से कच्चा माल क्या है, इसमें कच्चा माल है चमड़ा, ऊन, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि हाथी के दांत भी इसमें ही हम लिख सकते हैं। ये सब कच्चा माल के रूप में होते हैं। अब इनमें कौन कौन से उद्योग होते हैं, तो चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा कहां से प्राप्त होता है, उद्योग, चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र या फिर ऊनी वस्त्र उद्योग। इसके पश्चात हाथी दांत उद्योग, क्योंकि हाथी के दांतों की जो वस्तु होती है वो बहुत ही महंगी कीमती वस्तुएं बनती है, जो बाजार में बहुत ही महंगी बिकती है। अब ये सब चीजें कहां से, चमड़ा कहां से, पशुओं से प्राप्त होगा। इसके पश्चात सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ऊन कहां से प्राप्त होगा, भेड़ बकरी, भेड़ों से, इनसे, और हाथी के दांत हाथी से प्राप्त होंगे, यानी ये सभी चीजें भी पशुओं से प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक कच्चे माल पर आधारित उद्योग कंप्लीट हो गया। अब थर्ड आता है उत्पादन पर आधारित या फिर उत्पाद पर आधारित उद्योग। उत्पाद या ये है थर्ड, उत्पादन पर आधारित उद्योग। उत्पाद व उत्पादन पर आधारित उद्योग। इन उद्योगों को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। उनको किन भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहले है आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग, और दूसरे हैं गैर आधारभूत उद्योग, गैर आधारभूत उद्योग। इन दोनों के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो पहला आता है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का आधारभूत उद्योग वे उद्योग है जिनके उत्पादों को अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, फिर नियुक्त किया जाता है। यानी जो उत्पाद है उनके वस्तुएं बनती है, उनको कच्चे माल के रूप में नियुक्त किया जाता है। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग में एक आधारभूत उद्योग है जिसका उपयोग, उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के। अब इसको हम समझ लेते हैं। ये वे उद्योग जिनमें उत्पाद को अन्य वस्तुएं, उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग। यानी ये जो उद्योग है इनको हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है। जो लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग कौन सा उद्योग कहलाता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि जैसे कि हम इसको इस तरह मान सकते हैं, ये तीन चीजें हैं। ये है खदान जहां पे खनन कार्य चलता है, ये है लौह इस्पात उद्योग, और ये कोई दूसरा उद्योग है जो किसी चीज का निर्माण कर रहा है, लोहे से बनी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। अब यहां से कोई चीज के इसमें गई तो क्या बन गई, कच्चे माल के रूप में गई। अब यहां पर इन्होंने पक्का माल बनाया, क्या बनाया, पक्का माल। अब इसको वापस, पक्के माल को वापस इधर भेजा गया, तो यहाँ पे ये क्या कहला गया, कच्चे माल के रूप में इस फैक्ट्री में गया, और वहां से क्या हुआ, पक्का माल बन के फिर बाजार में गया। यानी इनको इस प्रकार से आधारभूत उद्योग कहा गया है, क्योंकि इनमें उत्पादित जो वस्तुएं हैं वो दूसरे उद्योगों में जाकर कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। अब हम बात करेंगे सेकंड, गैर आधारभूत उद्योग। सेकंड है
गैर आधारभूत उद्योग। अब ये किस प्रकार के उद्योग होते हैं? तो इसे उपभोक्ता वस्तु उद्योग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम उपभोक्ता वस्तु उद्योग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो उत्पादित वस्तु होती है वो सीधे ही उपभोक्ता के पास पहुंचा दी जाती है, फिर मार्केट में पहुंचा दी जाती है। इन उद्योगों के उत्पादों को सीधे उपभोग यानी लोगों द्वारा प्रयोग में लिए जाने के लिए भेज दिया जाता है, उपयोग के लिए भेजा जाता है। और उसमें जो था वो एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जाता था, इसमें डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया था। अब ऐसे कौन से हो सकते हैं? तो इसमें हम देख लेते हैं, गेहूं जाते हैं कंपनी में, तो वहां पे क्या बनता है? ब्रेड, बिस्किट। फिर क्या हो सकता है इसमें? चाय पत्ती, साबुन, चाय की पत्ती, चाय यानी चाय पत्ती, वस्त्र और फिर कागज। ये सभी जो उद्योग है डायरेक्ट मार्केट में भेज दिया जाता है। ये सभी वस्तुएं जो है वो, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में टेलीविजन भी हो सकता है और श्रृंगार का सामान भी हो सकता है, सामान इत्यादि भी इन्हीं उद्योगों में आता है, जिनको डायरेक्ट उपभोग के लिए भेज दिया जाता है। किसमें? बाजारों में भेज दिया जाता है। इसके पश्चात आता है चौथे, ये हो गया उत्पाद आधारित उद्योग। हमने 3 पढ़ लिए हैं, आकार आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, उत्पाद आधारित उद्योग, और अंतिम हम पढ़ेंगे स्वामित्व आधारित उद्योग। स्वामित्व चौथा है, स्वामित्व आधारित उद्योग। ये जो स्वामित्व आधारित उद्योग है, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, दूसरा है निजी क्षेत्र उद्योग और तीसरा है संयुक्त क्षेत्र उद्योग। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, जब किन्हीं उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन राज्य सरकार और केंद्र सरकार में होता है, इनका स्वामित्व किसके हाथों में होता है? तो वह प्रबंधन किसके हाथों में होता है? राज्य या केंद्र सरकार के हाथों में होता है, और इनका संचालन होता है वो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार। सरकारी स्वामित्व होता है, ये सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग कहलाते हैं। इसके पश्चात हम देखें तो भारत सहित विश्व के कई समाजवादी देशों में इसी प्रकार के अनेक उद्योग इसी वर्ग से मिलते हैं। भारत समेत कई देशों में इसी प्रकार के उद्योग मिलते हैं। इसी प्रकार के उद्योग मिलते हैं कैसे देशों में? भारत सहित कई समाजवादी, यहां पे लिख सकते हैं हम समाजवादी देशों में इसी प्रकार के उद्योग मिलते हैं। यह हो गया सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। अब सेकंड आता है निजी क्षेत्र के उद्योग। इनका जो संचालन एवं स्वामित्व है वो किसके पास होता है? व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। इनका स्वामित्व जो होता है वो व्यक्तिगत निवेशकों के पास रहता है, व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। और इनका जो संचालन था वो निजी संगठन करते हैं। संचालन किसके द्वारा किया जाता है? निजी संगठनों द्वारा। और ये उद्योग ज्यादातर विकसित देशों, पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग ऐसे होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर निजी क्षेत्र उद्योग ही होते हैं, उद्योग होते हैं।
अब लास्ट और अंतिम है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग इतना ज्यादा नहीं है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जो है वो इन दोनों का संचालन मिलकर, जैसे कि कोई सरकार होती है वो कंपनी के साथ संबंध स्थापित करके कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, तो वो इसी प्रकार इसमें भी संयुक्त क्षेत्र, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर उद्योग स्थापित करते हैं, उसको ही संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तो देखेंगे तीसरा है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो इसका संचालन और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार और निजी लोग मिलकर करते हैं। प्रबंधन सरकार व निजी लोग क्या करते हैं? मिलकर करते हैं। इसके पश्चात इसका इन उद्योगों का संचालन निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों से होता है। तो संचालन किससे होता है? निजी व सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनियां कौन सी है जिनका संचालन कौन करता है? सरकार करती है। निजी यानी व्यक्तिगत रूप से। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों से, कंपनी के संयुक्त प्रयासों से होता है। इन दोनों का मिलकर होता है। इन दोनों के अंतर संबंध स्थापित होते हैं, जिसके कारण संयुक्त क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ये हो गया स्वामित्व के आधार पर उद्योग। ये चारों टॉपिक्स हमारे हो गए क्लियर। ये हमने पढ़े हैं विनिर्माण उद्योग के वर्गीकरण के बारे में। तो ये चार उद्योग थे आकार आधारित, कच्चे माल पर आधारित, उत्पाद आधारित और स्वामित्व आधारित। ये चारों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके पश्चात हम देखें तो कल हम बात करेंगे परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक क्षेत्र, लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे और कल हम ये लेसन कंप्लीट कर लेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जो 12th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा। जय हिंद।